अब प्रश्न नंबर हमारा 4 है, यहाँ पर दिया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं का लासा ये है, फिर इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे देखना। तो बेटा हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर 132 है और दूसरी संख्या बराबर है हमारी 228 यानी 288। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसका जो मासा, इसका जो लासा है यहाँ पर कितना है 31,600 यानी 3168 और मासा हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और पहली संख्या हमारी 132 है और दूसरी संख्या 288 है। अब इसकी कटापेटी करिए भाई, पहले से 4 से काट दीजिए। तो देखो 4 तियो 12, एक बचा 4 तियो 12, फिर 4 से काटो, 4 सत्ते 28, यहाँ पे बचा हुआ है 3 और 4 नेम 36, ठीक, और 4 दूनी 8, इतना। अब इसके बाद फिर से काट दीजिए। अब तो 11 से कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा। 11 तियाँ 33 और 11 सत्ते 77, 2 बचा हुआ, 11 दूनी 22। अब इसे काट दीजिए आप 9 से, तो देखो ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 तियो 27, एक बचा, 9 तियो 27 एक बचा और 9 दूनी 18। अभी 8 से काट दो, 8 एकन 8, 8 चौक 32। तो प्यारे बच्चों इधर बचा हुआ मासा, ठीक, बराबर यहाँ पे 3 गुणा 4, तो 4 तियो 12, इसका मासा आ गया भैया 12, ठीक है। अगर कोई दिक्कत तो प्रश्न यानी वीडियो को एक बार बैक करके देख ले, सब आपको समझ में आ जाए, कोई इतना कठिन सवाल नहीं जो ना समझ में आए। अब प्रश्न नंबर आपका 5 है, पहले इसको देख लें एक बार। 5 नंबर देखिए अब आप, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर, तो m का ज्ञात करिए, यानी m का मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5, 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान -12 है और c का मान c बराबर m है। और जब मूल बराबर होते हैं सूत्र आपको लगाना पड़ेगा b² माइनस 4ac बराबर 0। मान लगा दीजिए, b का मान -12 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0, ठीक है। अब ये 144 हो जाएगा। अब ये माइनस का 12m हो जाएगा बराबर 0 और -12m को उधर भेज दीजिए, तो 144 बराबर 12m, तो 12 एकन 12, 12 12 में 144 हो जाएगा। तो बेटा m बराबर हमारा 12 निकलेगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 6, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में संख्या दे रखी है 6 है, 7 है, x है, 8 है, y है और इसके बाद 14 है। तो इनका माध्य 9 दे रखा है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। बेटा माध्य यहाँ पे 9 दे रखा, तो यहाँ 9 लिख देंगे, पदों का योग इन सबको जोड़ देंगे, 6 + 7 + x + 8 + y + 14। और बटा ये कितने पद है, 6, तो 6 का भाग लगा देंगे। तो उधर 9 बराबर, इनको जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 10, 6 4 10 और ये हाँ थोड़ी 14 होगा यहाँ पर, 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा और 15 35। तो आपका हो जाएगा x + y + 35 बटा 6। इसके नीचे करेंगे तो इसका गुणा इसमें करो, तो x + y + का 35 और बराबर 9 छक्का 54। अब 35 को उधर भेज देंगे, तो x + y बराबर 54 - 35। तो x + y बराबर घटाओ, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, तो 19 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा। प्रश्न को एक बार पूरा देख लें, और ये हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा, कहाँ है यार, ये बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, बी। अब इसके बाद अगला देखिए, इसको हटाएं।
अब जो हमारा है प्रश्न नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे समीकरण दे रखा है x + 2y बराबर 70 है। फिर उसके बाद है 2x + लैम्डा y और बराबर है 35। तो यहाँ पे कह रहा है कोई हल नहीं है, और देखो कोई हल नहीं है तो बेटा इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। जो समांतर रेखाएं होती हैं ये हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। और इसके बाद ये असंगत रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे एक कर सकते हैं, तो 1/2 बराबर 2/बाई, सॉरी 2/λ, ठीक है। और इसके बाद नॉट इक्वल 70/35, यानी कि यहाँ पे जो कोई हल नहीं है तो इसकी ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे ये दो बराबर होते हैं और ये वाले दो बराबर नहीं होते, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर ये कटा हुआ, तो यहाँ पर भी हम इसको काट देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर लीजिए, तो 1/2 बराबर 2/λ। तो लैम्डा का गुणा 1 में 1 हो तो लैम्डा हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया इसको देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 8 है, तो 8 कैसे करेंगे वो देखना अब आप। आठ नंबर है हमारा, नंबर 8, यानी बिंदु ए, थोड़ा प्रश्न दिखा दें हम आपको। देखो बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है। तो a का मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले बच्चा एक रेखाखंड बनाएंगे, ये ऐसे करके, इसका नाम लिखेंगे a और इसका नाम लिखेंगे b। अब इसके बीच में एक बिंदु है P, तो a के निर्देशांक है -4, 2 और b के हैं 5, 6 और p के हैं a/8, 4। तो जो बिंदु P है, जो बिंदु P है वो ए बी के मध्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये सूत्र होता है बेटा इसका। अब इसमें मान लगाएंगे, x1 का मान ये है, x1 का मान ये है, y1 का मान ये, x2 का मान ये, y2 का मान ये है। तो इसमें ये मान लगा देंगे। तो x1 का मान -4 और y2 का मान 5, सॉरी x1 का मान -5 है और x2 का मान 5 है बटा 2, y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है बटा 2। तो ये हमारा बनेगा 1/2, ये 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 बनेगा। अब प्यारे बच्चों ये किसके निर्देशांक निकले हैं? P के निर्देशांक लिखने हैं, और P के निर्देशांक है कितने, और P के निर्देशांक ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a/8, 4। तो प्यारे बच्चों ये दोनों निर्देशांक आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? तो भुज बराबर भुज कर देंगे, इसका पहला और इन दोनों यानी पहले पहले को बराबर कर देंगे। तो a/8 बराबर 1/2। तो 2 एकन 2 और 2 चौकू 8 का गुणा करा दो, तो a का 1 में करेंगे तो a हो जाएगा और 4 एकन 4, ये इसका आंसर आएगा निकल के। ठीक है, चलो ये प्रश्न को देख लो एक बार पूरा, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। अब प्रश्न नंबर इसका 9 कैसे करेंगे देखना। अब प्रश्न नंबर हमारा 9 है, इसे कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है PQ अनुपात BC, यानी PQ अनुपात BC बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों PQ का मान 1 है और BC का मान 3 है। अब ये देखो PQ किस त्रिभुज की भुजा है? PQ, यही तो है PQ। तो प्यारे बच्चों PQ हो ना, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है इसकी। इसकी माप कितनी? 1 है। तो 1 यहाँ लिख लो, यानी ये वाली माप 1 हो गई है और ये वाली माप 1 हो गई और ये वाली भी माप 1 हो गई है। अब आगे देखिए, अब BC बराबर 3 है। तो BC किस त्रिभुज की भुजा है? तो प्यारे बच्चों BC यही तो रही आपकी, ये वाली BC, ये
यही तो BC है। तो ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, तो इसकी माप है 3, कितनी है, इसकी माप 3 है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की माप 3 है। फिर इसके बाद ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 है, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान समझना प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, अरे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 3 है, और ये कितनी है, ये वाली आपकी 1 है, तो ये कितनी बची होगी, 2 बची है। तो यही बस ये आंसर हो गया। तो देखो AP का मान कितना 1 है, तो 1 लिख दीजिए, और PB का मान कितना है, PB का मान कितना 2 है, तो 2 हो गया, आंसर आ गया 1/2। तो भैया यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना आप वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक, अगला देखिए प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10। पहले प्रश्न दिखा दें आपको, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि दो व्रत है। पहले व्रत का व्यास है हमारा 36 सेंटीमीटर, फिर दूसरे व्रत का व्यास है 20 सेंटीमीटर वाले दो व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखना। प्यारे बच्चों, हिंदी समझ में नहीं आओगी, फिलहाल परेशान ना, हम समझा देंगे कैसे क्या होगा इसमें। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 व्रत है, एक ये व्रत बड़ा सा व्रत है, ठीक है, बराबर, और 2 छोटे छोटे व्रत है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इनका व्यास दे रखा है, यानी इसका व्यास 36 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, इसका व्यास 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 18 बन जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, व्यास जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, 10 सेंटीमीटर। हमने R1 बराबर 18 कर लिया और R2 बराबर 10 कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, और इसकी त्रिज्या कितनी है पता नहीं, तो इसकी त्रिज्या हमने R कर ली। तो इन दोनों वृत्त की परिधियों का योग इसकी परिधि के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेटा इसकी परिधि क्या होगी, 2πr, यहाँ पे बड़ी R इसलिए बड़ी R लिखेंगे। इसकी परिधि क्या होगी, 2πr1 और 2πr2। तो 2πr बराबर, यहाँ पे 2π कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, तो R बराबर R1 का मान कितना है यहाँ पे, अरे भैया R1 का मान 18, तो 18 प्लस R2 का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10, तो 18 10 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ये सवाल हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो इसका विकल्प नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अब इसका प्रश्न नंबर 11 है, वो भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 11, कोसेक थीटा बराबर है आपका √10। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो एक चीज और बता दें आपको, लाल बटा कक्का, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। तो यहाँ पर ये कौशिक होता है, तो कौशिक होता है कर्ण बटा लंब। कौशिक क्या होता है, कर्ण, जिसके नीचे एक कर सकते हैं ना हम, तो कौशिक होता है भैया कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे लिखो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना 10 है और लंब कितना 1 है, तो उसमें आधार ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो चलो भैया सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है √10 का वर्ग, आधार पता नहीं, और प्लस 1 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसका मान कितना 10 बन जाएगा, 1 को दलाएंगे तो -1 बराबर 1 का वर्ग। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आधार बराबर हमारा 3 निकलेगा। ठीक, तो हमें क्या बताना, सेक थीटा का मान बताना, सेक थीटा। और सेक क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है कौशिक और ये होता है सेक। तो सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है, अरे भैया कर्ण का मान है √10, तो √10 हो जाएगा। अब आधार का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका इसका विकल्प नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए। बारह नंबर कैसे करते हैं वो देखना अब आप। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों प्रथम 10
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई। अब इसके माध्य का बीच वाला पद लिख दो। तो देखो ये दो बीच में आ रहे हैं, ये तो इन दोनों का जोड़ यानी माध्यिका बराबर 5 + 6/2। ठीक है, तो बेटा 11/2 इसका भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 5.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको भी। अब इसके बाद अगला नंबर है हमारा, अब ये प्रश्न नंबर 13 है हमारा। ठीक, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक हमारी, तो AB बराबर BC बराबर CD और AB बराबर BC बराबर AC। ठीक, CA या AC ये तीनों भुजा बराबर होती हैं। अब ये हमारा लंब है, तो इसमें दे रखा है AD लंब BC। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा जो लंब है ना, तो ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी आधी होगी। किसकी आधी होगी? BC की आधी होगी। तो यहाँ पे ये कोण 90 अंश हो जाएगा। तो हमें AD की माप बतानी इसकी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDA में, BDA में। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी हमारी, तो AB का वर्ग बराबर, और ये वाली भुजा हमारी कहलाएगी BD। ठीक है, BD का वर्ग और प्लस ये वाली भुजा कहलाएगी AD का वर्ग। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, AB का वर्ग, अब जो BD है ना आपके BD, तो जो BD वो AC की जो BD ये वाली दूरी है BC की आधी है, तो यहाँ पे BC/2 का होल वर्ग लिखेंगे और प्लस AD का वर्ग। अब ये इसको, अब AB की जो क्या ना BC है ना, और BC की जगह पे हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे AB लिखेंगे, तो AB का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर AB/2 का होल वर्ग और प्लस AD का वर्ग। अरे भैया, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती हैं। तो ये BC है, BC की जगह पे हमने AB लगा दिया। अब इसको उधर ले आएंगे, तो AB का वर्ग, और जब इसको उधर लाएंगे तो माइनस AB का वर्ग और 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर AD का वर्ग, इस प्रकार। और जब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे 1 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4AB का वर्ग और माइनस AB का वर्ग बटा 4 और बराबर AD का वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3AB का वर्ग और 4 गुणा पहुंच जाएगा 4AD का वर्ग। अब देखो कौन सा विकल्प है, उसी एक टिक लगा दीजिए आप। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ये B। कहाँ चला गया यार? तो प्यारे बच्चों से विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ये C सही हो जाएगा, 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। ठीक है, ये विकल्प नंबर हमारा C सही हो जाएगा। और साथ इसमें आंसर गलत दे रखा क्या यार? देख लेंगे, एक मिनट रुक जाना। 13 का नंबर C, 13 का B दे रहा है, 13 का B नंबर, यहाँ पे 13 का B में क्या है? हाँ प्यारे बच्चों, ये गलत है। ठीक, ये वाला आपका गलत, 13 का B है, ये वाला गलत है, C होगा इसका आंसर। एक बार हम क्लियर कर लें फिर आपसे। आपका यही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें इसको। अब इसके बाद विकल्प नंबर आपका होगा 13 के बाद है 14। अब ध्यान समझना इसको, इसका चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो बिंदु O से, यानी हमें ये वाले बेटा दोनों कोण बताने, इनकी माप कितनी है। अब यहाँ ध्यान समझना थोड़ा, इसको भी ऐसे यहाँ से सिमरा दे रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर ये कोण बनता 90 अंश है, तो ये वाला जो कोण होता है पूरा 90 अंश को होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये जो कोण होगा पूरा 90 अंश होगा ये वाला। ठीक, अब ध्यान समझना, तो यहाँ पे कह रहा है कि मान कितने कितने होंगे। देखो ये वाला 45 है, जब आपका ये 45 है तो प्यारे बच्चों ये भी 45 होगा। देखो ऐसे समझिए आप, ध्यान समझना। देखो यानी जो आपके अवनमन यहाँ से जो उन्नयन जो अवनमन कोण बनते हैं, तो ये 45 है हमारा, कितना? ये 45 है, तो इसका इधर वाला भाग ये, तो ये भी 45 ही होगा, तो 45 लिख लो। अब इसके बाद जब यहाँ से दिखाएगा तो कोण 60 अंश बना। तो अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये पूरा 90 अंश का है, यहाँ से ये पूरा 90 अंश का है। ठीक है, तो 90 में 60 तो ये हो गया,
90 में 60 तो ये हो गया, तो ये वाला कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो ये आपका 30 हो गया। तो आंसर हो जाएंगे 45 कामा 30। नहीं समझ में आया, चलो दोबारा बता दो आपको, एक बार ध्यान समझना इसको। देखिए यहाँ पर एक चीज ये है हमारी, ठीक है, और एक मान लो यहाँ पर है कोई मीनार या मकान है, इसका जो यहाँ से ये कोण बना है इस प्रकार ये, ठीक, और ये एक उन्नयन कोण होगा। उन्नयन यानी अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, तो बेटा ये वाला पूरा कोण हमारा 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का। तो इसकी माप दे रखी है, ये 60 है। कितनी है, 60 है। इसकी माप ये 60 है और ये पूरा 90 का होता है, तो ये कितना बचा, 30 का बचा, तो यही 30 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आइए आगे थोड़ा बढ़िए। अब यहाँ पर इस वाले जो कोण की माप ये, तो बेटा इस कोण की माप 45 दी है, तो जब इसकी माप 45 है तो ये भी 45 ही होगा आपका। तो 45 का माप 30 हो गए हैं। चलिए जल्दी से अगला देखिए प्रश्न आप। तो विकल्प नंबर इसमें हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला नंबर है 15 नंबर में। यहाँ पे त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC, इसका नाम लिख दीजिए आप AB और ये C। अब यहाँ पे BC के समांतर एक रेखा खींची गई है DE, तो यहाँ पे लिख दो D और E। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है AD बटा DB और बराबर 5/3, यानी चीज दे रखी है। तो हमें निकालना क्या, AE बटा AC ज्ञात करना है। ठीक, चलिए कैसे करेंगे देखना। तो AD बटा DB, यानी इसकी माप दे रखी है, ये 5 है और ये DB 3 है, यानी ये वाली 5 है भुजा और ये वाली 3 है। तो AE बटा AC, तो AE बटा EC दोनों बराबर होंगे ये। ठीक, ये भी 5/3 ही होगा, क्योंकि जब इसकी भुजा कितनी है, AE बटा EC, इसकी भुजा 5 है तो इसकी भुजा 5 होगी। ठीक, इसकी 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो हमारी थेल्स पर में होती है, तो ये दोनों भुजाएं हमारी समानुपात में होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 5/3 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख। और ये प्रश्न नंबर था हमारा 15। अब प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, एक ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, तो वही सहअभाज्य युग्म कहलाता है। तो देखिए इन दोनों में 7 का भाग लगेगा, तो यहाँ का मासा 7 हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में सहअभाज्य युग्म है, निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर भी किसी का भाग नहीं लगेगा, अब यहाँ पर भी किसी का भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा 1 होगा और इन दोनों संख्याओं का भी मासा 1 होगा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में कोई एक है, फिलहाल दोनों आंसर सही है आपके, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलती हो गई है, अब चलो इन दोनों से कोई एक है, अगर ये दोनों आ जाए यानी ये भी सही आंसर, क्योंकि इसका भी मासा 1 है और इसका भी मासा 1 ही है आपका। ठीक है, तो कौन सा सही है वो देख लो जाके भैया। 16 नंबर पर देखिए, दोनों सही है, आप किसी पर टिक कर दीजिए, आप चाहे इस पे करो चाहे इस पे करो। थोड़ी मिस्टेक हो गई, 2 विकल्प इसने दे दिए और फिलहाल एक ही होना चाहिए था यहाँ पर। 16 नंबर में देखो कौन सा सही है, बी सही है इसका, ये वाला। ठीक है, तो भैया इसमें 2 विकल्प दे दिए इसलिए गलती हो गई इस पर। ठीक है, कोई बात नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो वही सहअभाज्य युग्म कहलाता है। यहाँ पे ये संख्या दोनों 7 से कटेंगे, ये दोनों संख्याएं 7 से कट जाएंगे तो मासा 7 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या हमारी 2 से कटेंगे तो इसका मासा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऐसी संख्याएं हैं इनका मासा 1 है। ठीक, 18 भी नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, तो मासा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 31 अभाज्य संख्या है, 43 भी अभाज्य संख्या है। ठीक, इसका भी मासा 1 हो जाएगा। तो आपके दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, और परेशान हो, आपको 2 विकल्प परीक्षा में नहीं मिलेंगे, एक ही विकल्प मिलेगा सहअभाज्य वाला। आप प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले सारणी बनानी पड़ेगी हमें एक। तो प्यारे बच्चों हमने टेबल बना ली है,
तो इसका मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, ठीक है। 0 10 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो 30 30 का आधा 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 50 का आधा 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 70 70 का आधा 35, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 90 का आधा 45, ठीक है। ये हो गया हमारा माध्य, और माध्य यानी मध्यमान को लिखा जाता है x से। अब इसकी हमें चाहिए, ये हो जाएगा f। अब x इंटू एफ निकालेंगे तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 15 15 75 हो जाएगा, और 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, और ये हो जाएगा 140। अब ये हो जाएगा हमारा 45। अब इसको जोड़ देंगे हम, तो देखो इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 440 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 20 आएगा। तो इसका हमें निकालना समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। यहाँ पे इसके सामने सिग्मा एक्स एफ लिख लेना, ठीक है, ऐसे करके। तो बेटा इसका मान कितना है, 440 है, इसका मान 20 है, तो 0 से 0 काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमारा समांतर माध्य निकलेगा 22। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। क्वेश्चन विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। ए क्यों सही है, डी सही हो जाएगा, डी। अगला देखिए भाई, प्रश्न नंबर हमारा 18 है। तो इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक। माध्यिका माध्यिक बात एक ही है। तो देखो 3 गुणा माध्य, इसमें पता नहीं हमें, माध्यक लिख दो या माध्यिका लिख दो। और बहुलक कितना है, बहुलक इसका है 16, ठीक है। और समांतर माध्य है 28, तो 2 गुणा 28, इसको हल कर दीजिए आप। तो बेटा 3 गुणा माध्यक बराबर ये 16 हो जाएगा, और ये 56 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 6, हाँ सही है। तो 3 गुणा माध्यक बराबर, तो 6 6 12 हासिल 1, 6 1 7 हो जाएगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, तो माध्यक बराबर कितना निकलेगा, 24 निकल गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो माध्यक बराबर 24, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19। अब थोड़ा इसी में देख लीजिए, देखो प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग क्या, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे देखो बारंबारता सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक किसकी है, देखो बारंबारता यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 8 है। तो 8 के सामने कौन सा अंतराल है, 3 से 5। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 यहाँ तक। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर अगला। तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका वर्ग क्या है। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी हमें। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। तो जब इसकी हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो यहाँ पे लिखो संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। तो पहले बेटा 4 लिखा जाएगा, थोड़ी टेबल बना लें यहाँ पे, चलो बना ही लें। 0 से 10 है। अब देखो ये हमारा है वर्ग अंतराल, बेटा ये क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, ठीक, संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखना। तो पहले 4 है तो ये 4 लिख लीजिए, और 4 में ये 5 जोड़िए 9 हो जाएगा, और 9 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा, और 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो 50 निकल के आए यही n का मान होता है, n बराबर 50, ठीक है। फिर हम निकालेंगे n बटा 2 का मान, n का मान 50 है, n का मान, तो यहाँ पे 50 बटा 2, तो ये 25 निकलेगा। अब आपको क्या करना देखना, अब ये 25 देखो किसके बीच आता है, संचयी बारंबारता में 25 किसके अंदर है, तो बेटा 22 के अंदर है नहीं, तो ये 25 हमारा 42 के अंदर आ रहा है। किसके अंदर है, 42। तो 42 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, ये रहा 30 से 40, तो यही इसका विकल्प हो जाएगा 30 से 40। देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, इसका आंसर 30 से 40 ही होगा। और इसमें जो आंसर दे रखा है कहाँ चला गया, 20 से 30 दे रखा है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर गलत है ये। और यहाँ पे ये देख रहे हैं अंतराल सही है, 20 से 10, 30 से 40, 40 से 50, ठीक सही है। 4 5 13
20 और ये 8, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, ठीक, 30 से 40 ही होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ से चलेंगे, लॉन्ग वाले हैं ये। प्रश्न नंबर 21 का इसे कैसे हल करके देखना भैया। तो सभी बच्चों ने प्रश्न तो देख ही लिया है, तो इसको 60 पे लगाए हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21 का। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या है। माना √3 एक परमेय संख्या, तो इसे कैसे करेंगे देखना। तो जब ये परमेय संख्या तो √3 बराबर P बटा Q, फिर इसके आगे लिखेंगे जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, इतना। तो अब यहाँ इसके नीचे करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा √3Q बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3Q का होल वर्ग बराबर P²। तो बेटा इसका अंडर हो जाएगा 3Q का वर्ग बराबर P²। अब प्यारे बच्चों 3 कहाँ जाएगा, अब ये 3 जाएगा इसके नीचे, तो P² बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखेंगे यानी P², ये वाला P² 3 से विभाजित है, यहाँ पे लिखेंगे P² कामा 3 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे P भी 3 से विभाजित है, ठीक है। फिर यहाँ पे नई लाइन से इसे समीकरण नंबर मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर A मान लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर, और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 3K, P बराबर 3K समीकरण 1A में रखने पर, यानी P बराबर 3K समीकरण नंबर A में यहाँ पे लगा देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 3K² बराबर 3K का होल वर्ग। तो बेटा ये 3 का 9 K² बराबर और 3Q²। अब 3 एकन 3, 3 का 9, तो यहाँ पे 3K² बराबर हो जाएगा Q²। अब प्यारे बच्चों ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा Q² के नीचे, तो Q² बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, उसे मत पढ़ना भैया, 3 लिखा हुआ 3, ठीक है, ये कामा है। Q² 3 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे Q भी 3 से विभाजित है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का मासा 3 है, मासा 3 है, अतः √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। ये हो गया प्यारे बच्चों प्रश्न आपका पूरा, ठीक। चलो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, और ये कम से कम 5 नंबर में आएगा बेटा, लंबा प्रश्न है ये काफी। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा 21 का खा। तो यहाँ पे दे रखा है tan
ए प्लस बी बराबर 1। अब यहाँ पर ये बताइए tan है तो tan में ही देखो ये मान किसका, एक किसका है, तो tan ए प्लस बी, तो ये tan 45 का मान होता है, tan 45, तो यहाँ से tan से tan कट जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 45, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ए माइनस बी, tan ए माइनस बी बराबर है 1/√3, ये है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए ये वाला मान किसका है, तो tan ए माइनस बी बराबर ये tan 30 का मान है, tan 30, तो tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, 1 तथा 2 को हल करेंगे तो पहला a प्लस बी बराबर 45 है और दूसरा a माइनस बी बराबर हमारा 30 है, तो यहाँ पे b से b कट जाएगा तो ये 2a हो जाएगा और बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 75/2। इसको चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हैं आप, या से उस यानी कि क्या नाम मिश्र भिन्न में निकाल दीजिए, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 1 बचा, यहाँ पर 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1/2, ये एक आंसर ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा a का मान कितना निकला, 75/2 निकला है। अब ये 75/2 हम 1 में लगाएंगे, यहाँ पे रख देंगे 75/2, तो जब यहाँ पे 75/2 रखेंगे तो बेटा 75/2 और प्लस b बराबर 45 हो जाएगा, तो 75/2 को उधर भेजिए तो b बराबर 45 माइनस 75/2, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो b बराबर इसका इसमें तो 90 और माइनस इसका इसमें 75 और बटा 2, तो 90 में से 75 घटाओ तो b बराबर बचा हुआ हमारा 15/2 और 2 का भाग लगाओ तो 2 सत्ते 14, 1 सही 7 सही 1/2 अंश, ये आपका आंसर आ गया। ये भी काफी बड़ा प्रश्न निकला, ठीक, एक आंसर ये निकला है और एक ये निकल के आ गया हमारा। चलो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर किताब में दे रखा है 37.5 अंश, एक ये दे रखा है, और इसको लिख सकते हैं हम 7.5 अंश, ठीक, इस प्रकार ये। चलिए प्रश्न को देखिए पहला आप पूरा। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भैया इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, शेयर जरूर कर देना भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अगला है गा नंबर। अब यहाँ पे ये गा नंबर है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो व्यंजक इतने का मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना, प्रश्न तो आपने देख लिया और इसे करेंगे कैसे वो देखना आप। तो सबसे पहले लिखेंगे 21 का गा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस bx प्लस c और बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक। अब ध्यान समझना इसको, तो यहाँ पे सबसे निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी जो दोनों मूल है ना, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो बेटा इसके लिए सूत्र हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अब हमें इसका जो मान ज्ञात करना है, अब जो इसका मान निकालना है हमें, तो हमें मान चाहिए इसका अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर इसका मान चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र a प्लस बी का होल क्यू होता है, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है अल्फा क्यू प्लस बीटा, फिर कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करें, ध्यान समझना इसको, तो अल्फा प्लस बीटा,
अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे, ठीक, और माइनस का अल्फा बीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना बेटा, ये पूरा क्षेत्र इतना, यानी यहां तक ये पूरा सूत्र बन गया हमारा, ये हमारा सूत्र बना है। कौन सा बना है, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग, ये बन गया। अब ये -2 अल्फा और माइनस अल्फा, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा हो जाएगा, ये इस प्रकार। अब इसके सबके मान दिए हुए हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a है, तो ये वाले मान इसी में लगा देने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है, फिर यहाँ पे -b/a का होल वर्ग हो जाएगा, -3, और इसका मान है c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये रहा c/a, ठीक, ये वाला मान लगा देंगे यहाँ पर हम। अब इसको हल करेंगे तो -b/a तो हो जाएगा b²/a² और माइनस से हो जाएगा हमारा 3c/a, इतना। अब प्यारे बच्चों इसका हम लेंगे लासा, इसका लेंगे लासा, तो ये -b/a, जब इसका लासा लेंगे तो a² आएगा हमारा, तो a² का भाग a² में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो ये b² ही रहेगा। फिर a का भाग a² में लगाएंगे तो ये a बचेगा यहाँ पे, तो माइनस का 3ac हो जाएगा, इतना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करें, b का अंदर गुणा कर देंगे। जब b का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का bq हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3abc हो जाएगा, और बटा a का में करेंगे तो a पे घात 3 हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों इसको लिख लेंगे हम आगे, इसको लिखेंगे आगे, ठीक है। और देखो बता दें यहाँ पे जो इसका आंसर थोड़ा गलत दे रखा है इसमें, ठीक, यहाँ पे 3abc होगा, 3abc होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे लिख लो, इसको पीछे कर लीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 3abc और माइनस bq, ठीक है, यानी इसको लिखेंगे आगे, इसको लिखेंगे पीछे, और बटा aq, ये आपका आंसर आ गया भैया, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, और यहाँ पे ये गलती है उसमें, ठीक है, यहाँ पे अनसोल्ड पेपर में जो यहाँ पे ये आंसर दे रखा है, यहाँ पे 3abc होगा, 3abc होगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। ये प्रश्न नंबर हमारा है 21 का घा घड़ी, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक, कैसे करेंगे देखना भैया ध्यान से। तो सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। और प्यारे बच्चों थोड़ा बता दूं, मैं हिंदी अक्सर गलत लिखता हूँ, ठीक, हिंदी थोड़ी सही कर लेना आप, ठीक, अक्सर हिंदी थोड़ी गलत हो जाती है हमसे, थोड़ा हिंदी सही लिखना आप। अब ध्यान समझना, अब ये 7 है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ध्यान समझना। तो बेटा ये 7 है, 7 को ऐसे लिख लो, 7 में 12 जोड़ो, 7 में 12 जोड़ो 19 हो गया, ठीक, 19 में 18 जोड़ो 37 हो गया, और 37 में 15 जोड़ो, 7 5 12, हाथ से ले 3 4 और 1 5 52 हो जाएगा। अब 52 में, अरे 52 में ये 52 में 10 जोड़ो तो 62 हो गया, और 62 में 3 जोड़ो तो ये 65 हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और प्यारे बच्चों यही आपका मान होता है एन का, ये जो मान होता है वो एन का मान होता है, ठीक है, ये यानी ये वाला मान किसका होगा, एन का होगा। तो एन बराबर लिखेंगे आप 65, एन बराबर 65। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे n/2 बराबर 65/2, तो इसका 2 तियां 6, 2 तियां 6, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 0.5, यानी इतना आएगा। अब आपको इसमें देखना ये है कि 32.5 किसके अंदर आता है, ये 32.5 है, वो किसके अंदर आता है देखिए इस टेबल में, तो 32.5 बेटा इसके अंदर आता है ये, ठीक है। तो इसके सामने लिखा जाएगा f और इधर लिखा जाएगा l बराबर 20, और आपका 20 से 30 माध्यिका वर्ग हो गया, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा। अब इसके ऊपर वाला हो जाएगा CF। अब यहाँ पर सूत्र लिखते हैं माध्यिका बराबर, मान तो पता चल गए, F का मान कितना 18 है, L का मान कितना 20 है, और CF का मान कितना है 19 है, और यहाँ पे H का मान कितना है, देखो H कितने कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल में देखिए 10 का अंतर है, तो H का मान यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक, H बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो सूत्र लिखो माध्यिका बराबर
तो आप लिखेंगे माध्यिका बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है, मान लगा दीजिए। तो L का मान हमारा 20 है प्लस N/2 का मान 32.5 और माइनस CF का मान 19 है और बटा F का मान 18 है और गुणा H का मान कितना 10 है। तो ये मान लगा दीजिए, हल कर दीजिए अब। तो 20 प्लस अब 19 में 32 में से 19 घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, 13 बचेगा, नहीं 13.5 इतना। 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर रह गया 2 और 2 में से 1 गया 1 और 0.5, ठीक। और गुणा 10 और बटा 18 तो आपका हो जाएगा ये 20 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1350 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और बटा 18। अब 18 का इसमें भाग लगा के दिखा दे रहे हैं हम आपको 135। तो ये होता 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 और 18 सत्ते 126। तो 18 सत्ते 126 7 बार जाएगा हमारा ये, तो 126। जब इसे घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, हाँ 9 ही बचेगा। तो यहाँ रख दो, दशमलव यहाँ बढ़ा दो 0, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 बस। अब इसको हल कर दीजिए, यानी 20 प्लस जब 18 का भाग इसमें लगाया तो 7.5 बार गया, तो 27.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। और देखो ये प्रश्न भैया बहुत आराम से करना है, अब गलती ना हो जाए इसमें बिल्कुल। भाई वीडियो को लाइक कर लिया करें, वीडियो को लाइक करने के लिए कोई रुपया नहीं लगता आपसे, पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हैं आप। चलिए प्रश्न नंबर हमारा है यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ 5वां नंबर है। बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक सच को द्वारा विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रेखा बनाएंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B और इसके बाद इसका जो निर्देशांक है 1, -5, फिर इसके बाद -4, 5। अब वो कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे P हम, ठीक है। तो x अक्ष, देखो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख लेना आप भैया। x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0 और y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y। तो x अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हमें, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, 0। तो सबसे पहले बेटा इसका अनुपात निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, अनुपात। तो ये दूरी m कर ली और ये वाली 1 कर ली हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 1, -5 तथा -4, 5 और जो अनुपात है हमारा, अनुपात जो बेटा हमारा अनुपात है वो है m/1, ये रहा। तो क्या लिखेंगे, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक बराबर, P के निर्देशांक बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। अब इसमें ये मान लगा दो भाई। तो x1 m1 का मान ये m रहेगा और x2 का मान -4 रहेगा और m2 का मान 1 रहेगा, x1 का मान 1 रहेगा और बटे में आएगा m1 प्लस 1।
कामा m1 का मान m रहेगा, m2 का मान 5 बाई 2 का मान 5 रहेगा और प्लस m2 का मान 1 रहेगा और बाई 1 का मान -5 रहेगा और बटा m+1। अब प्यारे बच्चों उसको थोड़ा हल करिए अब आप, तो ये हो जाएगा -4m + 1 और बटा m+1। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हल करेंगे तो जगह 5m माइनस ये हो जाएगा 5 और बटा m+1। अब प्यारे बच्चों ये किसके निर्देशांक निकले हमें ये बताइए, ये निर्देशांक किसके निकले हैं भैया? ये निर्देशांक निकले हैं पी के। ये क्या लिखा देखो तो सामने आप यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ पी के निर्देशांक, और पी के निर्देशांक है कितने? x, 0। ठीक, ये x, 0 है नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे x, 0। अब यहाँ पे ये भुज होती है, ये भुज होती और ये कोट होती है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों को कोटि बराबर कोट करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5m - 5 और बटा m+1 और बराबर 0। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो 5m - 5 और बराबर, और इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा और 5 को उधर भेज देंगे तो 5m बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो m बराबर 1 निकल के आया। m बराबर कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। अब यहाँ पर ये वाले दोनों बराबर करेंगे, पहला यानी भुज बराबर भुज। चलिए इसको देखिए, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका -4m और +1 और बटा m+1। अब इसमें मान लगाएंगे, m का मान कितना 1 निकल के आया, तो x बराबर -4 गुणा 1 +1, फिर यहाँ पे 1 +1 रखेंगे तो बेटा x बराबर कितना निकलेगा? -4 +1 बटा 2 हो जाएगा, तो x बराबर -3 बटा 2। ये x का मान निकल के आया। x का मान कितना निकला? -3 बटा 2 निकला है। तो हमें x अक्ष के निर्देशांक चाहिए, तो x अक्ष के बिंदु, तो x अक्ष के बिंदु क्या होते हैं? अरे भैया x का मान 0, x का मान कितना निकला? -3 बटा 2, तो यहाँ पे -3 बटा 2 और कामा 0, यही आपका आंसर आ गया। चलिए भैया प्रश्न को एक बार फिर देखिए, पूरा देख लें आप। अब ये प्रश्न नंबर हमारा 4 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और केंद्र के निर्देशांक 2, -3 है और बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो कैसे करते हैं देखना भैया इसको। तो सबसे पहले एक बनाएंगे वृत्त हम, और प्रश्न नंबर है हमारा कौन सा है ये? 21 का 4। ठीक, ये वृत्त का यानी ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की हमारा वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे ए लिख लिया हमने, यहाँ पे बी लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया ओ। तो बी के निर्देशांक है हमारे पास 1, 4 और ओ के निर्देशांक है 2, -3 और ए के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। चलिए कैसे करेंगे? अच्छा बेटा जो ओ बिंदु है वो ए बी के बीच है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ के निर्देशांक कितने? ओ के निर्देशांक भैया 2, -3 बराबर। अब x1 का मान ये दो बिंदु लिए जाएंगे, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ ना, ए बी यानी ए के निर्देशांक है x, y और बी के निर्देशांक है 1, 4, तो यही मान रखे जाएंगे। देखिए तो ये सूत्र है, x1 का मान कितना? x है, x2 का मान कितना? 1 है और बटा 2,
बाई वन का मान बाई है और बाई टू का मान 4 है बटा 2। ठीक, अब प्यारे बच्चों करना क्या है, इस भुज बराबर भुज करनी है आपको और कोट बराबर कोट करनी है। तो 2 बराबर एक्स प्लस 1/2, इसके नीचे कर लो तो एक्स प्लस 1 बराबर 4, एक को उधर भेजो तो एक्स बराबर निकल के आएगा 3। अब यहाँ पे कोट बराबर कोट करेंगे तो बाई प्लस 4/2 और बराबर माइनस का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो बाई प्लस 4 बराबर माइनस का 6, अब 4 को उधर भेज देंगे तो बाई बराबर माइनस का 6 और माइनस का 4, तो बाई बराबर माइनस का 10। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक हमने क्या एक्स का बाई माने थे, तो यहाँ पे लिखो एक्स का बाई। तो एक्स का मान 3 निकला है और बाई का मान -10 निकला, ये आपका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए आप इसको। जय श्री राधे। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। 4 चम्मच के बाद प्रश्न नंबर 22 चलेगा अब आपका। प्रश्न नंबर 22 है, के का मान ज्ञात कीजिए। 22 का क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतने इतने का एक अद्वितीय हल है। ठीक, अद्वितीय हल क्या होता है, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उन्हीं में अद्वितीय हल होता है। ठीक, कैसे करेंगे देखना यहाँ पर। यहाँ पे 22 का नंबर, तो यहाँ पे 2x प्लस के बाई बराबर 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5 बाई बराबर 7। ठीक है, ये तो एक अद्वितीय हल है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो अद्वितीय हल में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो अद्वितीय हल कहलाती हैं, यानी केवल एक हल। तो कैसे निकालते देखना, तो यहाँ पे 2/3 यानी 2/3 और नॉट इक्वल आपका हो जाएगा के बटा -5 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3k, और इसका इसमें करेंगे तो बराबर -10 हो जाएगा और नॉट इक्वल चलेगा बीच में, तो ये 3 का लगेगा भाग, तो के बराबर यानी के नॉट इक्वल -10/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी थोड़ी गलती है, इसमें यहाँ पे नॉट इक्वल नहीं लगाया है इसने। ठीक, नॉट इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर 22 के बाद खा। बाईस का खा यहाँ पर है, एक सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने एक वर्ग के शीर्ष है। तो एक वर्ग बना लेना हमें। अब आपको यहाँ पे वर्ग की परिभाषा पता होनी चाहिए भाई, ए बी सी और ये डी। तो ए के निर्देशांक हैं 4, 3, अब इसके हैं 6, 4 और इसके हैं हमारे 5, 6 और इसके हैं 3, 5। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी जब इसकी बीच की दूरी निकालेंगे, चारों बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए, और जब इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे तो ये भी दोनों विकर्ण बराबर आने चाहिए। ठीक, कैसे करते देखना। तो पहले लो ए बी बराबर, ठीक है, अंडर रूट सूत्र लगाना आपको, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक, इस प्रकार ए बी है ना, ए बी तो इसका 4, 3 और बी का है 6, 4, ये वाले बिंदु लगेंगे। तो अंडर रूट, तो यहाँ पर x1 का मान 4 है और x2 का मान 6, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 3, इसका y2 का मान 4, इसका होल वर्ग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा आपका -2 का वर्ग और ये बनेगा -1 का वर्ग, बीच में प्लस लगेगा, तो ये जाएगा 4 + 1, तो कितना ये 5 हो गया, √5। ठीक है, चलिए अब ये वाली भुजा निकाली, अब इसकी बीच की दूरी निकाल लो। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर सूत्र यही लगेगा आपका, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग।
अब बी सी लिखा तो बी के बिंदु कितने हैं, 6,4 और सी का है 5,6, तो ये वाले बिंदु लिए जाएंगे। अंडर रूट, अब x1 का मान कितना है 6, x2 का मान 5 है, इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 4 है और इसका मान 2 है, सॉरी 6 और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बचेगा, एक का वर्ग 1 होगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो इसका 4 हो जाएगा, तो आपका बनेगा ये अंडर रूट 5। चलिए अगला देखिए अब यहाँ पे ये सी डी लेंगे, सी डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब सी के निर्देशांक 5,6 और डी के हैं 3,5 इस प्रकार। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x1 का मान कितना है, x1 का मान 5 है और x2 का मान 3 है प्लस y1 का मान 6 है, y2 का मान 5 है। तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 5। आगे देखिए एक और दूरी बची हुई है हमारी, अब ये वाली बची है, ठीक ये, तो यहाँ पे एडी लिखेंगे अब हम। एडी बराबर सूत्र लगाएंगे यही आप, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। यहाँ पे ये एडी है तो एडी के बिंदु ये वाले काम करेंगे बेटा, ठीक है। तो एडी, तो x1 का मान कितना है आपका 4 और x2 का मान 3 है और इसका होल वर्ग हो जाएगा प्लस y1 का मान 3 है और y2 का मान 5, इसका भी होल वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का वर्ग 1, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 5 निकलेगा। तो प्यारे बच्चों इसकी भुजाएं तो चारों बराबर आ गई हैं, यानी चारों भुजाओं के बीच की दूरी कैसी बराबर है। अब इसके लिखेंगे विकर्ण, इसके क्या लिखेंगे विकर्ण। अब ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब ए सी लिख लो, यानी कि 4,3 और 5,6 मान लगा दो, अंडर रूट x1 का मान 4, x2 का मान 5 इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 6 इसका होल वर्ग। तो बेटा यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, यहाँ बचेगा -1 का वर्ग, यहाँ बचेगा 3 का वर्ग, तो 3 3 का 9 और 1 10, तो ये अंडर रूट 10 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद बी डी निकालेंगे, तो बी डी बराबर सूत्र द्वारा फिर लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब बी डी के निर्देशांक है 6,4 और इसका है 3,5। चलो मान लगाइए इसमें। अब ये x1 का मान 6 और x2 का मान 3 इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 4 और y2 का मान 5 इसका होल वर्ग। तो यहाँ पे 3 3 का 9 बन जाएगा प्लस 1 बन जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा 10 बन जाएगा ये, ठीक, अंडर रूट 10। अब इसके पीछे सब में मात्रक और लगा दीजिए, मात्रक, सबके पीछे मात्रक या इकाई लिख दो, मात्रक, सबके पीछे लगा लो मात्रक, मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, बात एक ही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बताइए, देखो इसके जब हमने चारों भुजाओं की माप निकली बराबर निकली है, तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक, ये लिखने के बाद बराबर अंडर रूट 5, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर इसके जो विकर्ण थे हमारे ए सी बराबर बी डी और बराबर अंडर रूट 10, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु 4,3 6,4 और उसके बाद हमारा 5,6 और 3,5 एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है, क्योंकि इसके चारों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर निकली और इसके विकर्ण भी बराबर निकले हैं। चलो एक बार भैया प्रश्न को पूरा देख लें आप। अरे भाई बहुत लंबा प्रश्न बन गया ये, पहले ये वाला उतारना, ठीक है, आपको उधर वाला।
चलिए भैया अब प्रश्न नंबर है हमारा 22 का गा गमला। इसको कैसे करेंगे देखना। बाईस का गा, तो यहाँ पे जो दे रखा है cos थीटा बराबर है हमारा 4/5 है। तो इसमें पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले इसमें लंब निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेटा जो cos होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो इसमें लंब ज्ञात करेंगे। तो हमारा कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, आधार 4 का वर्ग हो जाएगा, लंब तो पता ही नहीं है, तो ये 25 - 16 हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पे l का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो l बराबर 3 बचेगा हमारा इतना। तो यहाँ पे किसके किसके मान निकालने हैं और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस इसका मान ज्ञात करना। अब इसमें बेटा क्या क्या चीज आई है, साइन आई है, तो साइन का मान निकाल लीजिए साइन थीटा, और कॉस को तो मान दिया ही है, और टेन थीटा का मान निकाल लीजिए। यानी जो जो प्रश्न में आया तो पहले उसके मान निकाल लिया करें। प्रश्न में साइन आया है और कॉस का तो मान दिया ही है, और टेन आया तो इनके मान निकाल लो। साइन होता है लंब बटा कर्ण, ठीक, और टेन होता है लंब बटा आधार, इसके मान लगाइए। तो लंब कितना हमारा 3 है और कर्ण कितना 5 है। अब यहाँ पे टेन में लंब कितना 3 है, आधार कितना है 5 है, सॉरी 4 है। तो ये मान निकल के आएगा, ये वाले मान इसमें यहीं लगा देंगे हम। तो देखो साइन का मान कितना 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 लगा देंगे, तो 3/5 और गुणा कॉस का मान कितना है, कॉस का तो मान शुरुआत में दिया था 4/5, तो यहाँ पे आपको 4/5 लिख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5, ठीक। अब प्लस टेन का मान कितना है 3/4 है, 3/4 इसका वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे घात 2 है। अब ये कुछ कटेगा तो है नहीं, 4 तो ये 12 हो जाएगा और 5 25 और प्लस ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब इसका लासा लेके हल कर देंगे इसको अब हम। तो जब इनका लासा लेंगे, लासा मत लो तो इसका इसमें कर दो। देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 एकम 16 और 16 3 19 प्लस 25 तिया वो 25 निम्मा 225 और बटा 25 का 16 में करेंगे 400 आएगा निकल के। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5 और 2 7, 9 2 11 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और बटा 400, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। जल्दी से भैया नोट कर लीजिए इसको, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है 22 का घाघड़ी। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए और भागों को माप कर लिखिए, ठीक। कैसे करेंगे देखना, थोड़ा जूम करके दिखा दें आपको प्रश्न को। ये रहा इसका प्रश्न, ठीक है। और कैसे करेंगे इसको देखिए भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भैया देखो पटरी प्रकार पेंसिल उठा लीजिए सब बच्चे, अपना पैमाना साथ रखिए तभी प्रश्न कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे आप ये। और प्रश्न नंबर है 22 का घाघड़ी। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना आपको, 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना, ठीक है। इस प्रकार ये खींचना आपको 7.6, ठीक सही है। यहाँ से ऐसे खींचेंगे 7 और 0.5 और ये 6 इस प्रकार, ठीक। तो बेटा हमने 7.6 की रेखाखंड खींच ली है और इसका नाम लिख देंगे ए बी, यहाँ पे ए और यहाँ पर बी। इसकी रचना भी करनी है हमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना। अब यहाँ से इस ए बी के साथ इधर से एक कोण बनाएंगे, चाहे 30 का बना चाहे 60 का बना दो, ठीक। ए बी के साथ यहाँ से
पहले यहाँ से प्रकाल के द्वारा से यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे करके हम, ठीक। एक चाप ये लगाएंगे, इधर से ही एक, फिर इधर से लगाएंगे, प्रकाल की नोक रख के ऊपर की तरफ लगाएंगे ऐसे हम इसे, इस प्रकार। अरे यार, प्रकाल थोड़ा सही रखेंगे आप, जो उठ ना जाए, ठीक इस प्रकार। तो इतना काम करने के बाद, ठीक, एक चाप ऊपर तरफ लगाएंगे, एक चाप नीचे तरफ लगाएंगे। अब प्यारे बच्चों दूरी यही रखेंगे, तो यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे, फिर इस प्रकार यहाँ से इसको ऐसे करके हम इसको काट देंगे ऐसे करके। या चांदे से उठा के आप कोण बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास चांदा नहीं था, तो आप क्या करेंगे, चांदी के द्वारा यहाँ से ये कोण 60 अंश का बनाएंगे, ठीक है, और इधर से भी 60 अंश का कोण बनाएंगे। आप चांदे से बना लीजिए, मान लो प्रकाल से नहीं बना पा रहे तो चांदे से बना लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे हम, थोड़ी लंबी कर खींचेंगे, ठीक इस प्रकार ऐसे लकीर खींच देंगे। इसी प्रकार यहाँ से इसको खींचेंगे हम ऐसे करके, इस प्रकार। इतना काम करिए जल्दी से। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x और यहाँ लिख लेंगे y। यहाँ पे इधर लिख लो y, इधर लिख लो x। अब यहाँ पे जो अनुपात दे रखा था, ये जो इसकी माप है प्यारे बच्चों, जो इसकी माप है वो कितनी है, कहाँ चला गया प्रसाद, 7.6 सेंटीमीटर की है। अब इसके बाद यहाँ से 60 अंश का कोण बनाएंगे और यहाँ से भी 60 अंश का कोण बनाएंगे, लेकिन जब कोण 60 अंश का बनाएंगे तो यहाँ पे 60 अंश लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, देखना आगे बढ़ के थोड़ा। अब यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है आपको 3:4, 3:4 दे रखा है। अब प्रकाल में दूरी लेंगे, प्रकाल में कुछ दूरी ले लें ऐसे करके आप, ठीक, बढ़ा के थोड़ा। अब इस पे आपको 3 चाप, ये 3 लिखा हुआ, ये 3 लिखा, तो इस पे 3 चाप लगाएंगे ऐसे करके। तो देखिए बेटा, एक चाप हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक, 3 चाप लगा दिए हमने। तो यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लो A1, यहाँ पे A2 और यहाँ पर A3। अब इसी दूरी के चाप बिंदु बी से नीचे की तरफ लगाएंगे और यहाँ पे इस पे 4 चाप लगेंगे। कैसे लगेंगे देखना, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे। अब थोड़ा इसको घुमा रहे हैं हम, इस प्रकार देखिए ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2 और ये 3 और ये 4, ठीक इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये B है, यहाँ पर ये B है, तो यहाँ पर लिख दो B1, B2, B3 और ये B4। अब अपनी पटरी से आपको क्या करना है, यहाँ से A3 और B4 को मिलाना है। अरे भैया, A3 और B4 को मिलाना है, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए इस प्रकार। और प्यारे बच्चों, यही चित्र बनके आपका तैयार हो गया। और यहाँ पे लिख दो आप P, ठीक। तो ये वाली दूरी हो जाती है हमारी 3, कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी दूरी 3 और ये हो जाएगी दूरी हमारी 4। तो 3:4 में बट गई है। अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। तो रचना में नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, हेडिंग लिखेंगे रचना। तो सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। नंबर 2, AB के साथ, अरे भैया ये जो रेखा थी ना AB के साथ, ये AB के साथ एक कोण ये बनाया और एक कोण हमने ये बनाया। तो यहाँ पे लिखेंगे AB के साथ कोण BAX तथा
कोण ए बी बाई खींचे। और जो आपस में कोण कैसे हैं, अरे भैया देखो एक कोण बेटा हमने ये बनाया, फिर एक कोण ये बनाया, और ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। तो नहीं ला सकते कोण बी ए एक्स बराबर कोण ए बी बाई। जब ये दोनों कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी हमारी, ठीक, दोनों रेखाएं ये समांतर होंगी। तो नई लाइन से लिखेंगे अतः ए एक्स समांतर बी वाई, ठीक। अब इसके बाद अगला नंबर 3 लिखेंगे। यहां पर हम नंबर 3 लिखेंगे किरण ए एक्स पर समान दूरी, ए एक्स पर समान दूरी के ए वन ए टू कामा लगा के, इसके बाद A2 A3 चाप लगाए, समान दूरी के चाप लगाए। अब इसके बाद अगला इसी प्रकार आपको यहां पर भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है तथा, ठीक है। या नंबर डाल दो, अगला नंबर 4 लिख दीजिए। नंबर 4 किरण, अब कौन सी किरण, अब ये वाली लेंगे किरण, ठीक है, ये वाली बी बाई। तो किरण बी बाई पर समान दूरी के B1 कामा B1 B2 कामा B2 B3 कामा B3 और B4 के चाप लगाए, ठीक है। आप थोड़ी रचना और लिखेंगे इसमें। जब ये चाप लगाने के बाद, जब बेटा इस पे ये वाले चाप लगाए और ये वाले चाप लगाए, फिर A3 B4 को मिलाया, रचना में ही लिखेंगे नंबर अगली में। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में लिखेंगे A3 तथा B4 को मिलाया जो AB को बिंदु P पर काटता है। बिंदु ए, अरे भैया A3 तथा B4 को मिलाया जो बिंदु AB पर, जो AB को बिंदु P पर काटता है, ठीक है। और जब हमने इसको ये मिलाया था, जब हमने इसको मिलाया था तो AB को बिंदु P पे काट रहा था यहाँ पर, ठीक। तो नई लाइन से लिखेंगे अतः बिंदु P AB को 3:4 में विभाजित करता है। अब हो गया प्रश्न प्यारे बच्चों पूरा। अब यहां से क्या करेंगे, आप एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। ठीक, इतना ये है और थोड़ा सा पार्ट ये रहा हमारा, इतना भी नोट कर लेना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 5वां है इसका। इसे कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर 22 का 5वां, चलिए भैया प्रश्न नंबर 22 का 5वां, इसमें f का मान ज्ञात करना है। तो हमने टेबल बना के तैयार कर ली। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के आधा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 का आधा 15 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 50 का आधा 25, फिर ये 35, फिर ये 45। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करें, अब ये f होता है, विद्यार्थियों की संख्या f है और ये मध्यमान x माना जाता है, मध्य मान लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 लिखेंगे। अब 15 का f में करेंगे तो 15f हो जाएगा हमारा, 25 छक्का 150,
अब 35 धाम 350 और ये 55 25 और 5 चौक 20 2 22। अब यहाँ पे इसका जोड़ करेंगे तो यहाँ पे जोड़ में लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ बराबर। तो ये देखो 15 एफ नहीं जोड़ना, हमें 15 एफ नहीं जोड़ना, 15 एफ है तो लास्ट में जोड़ाएगा 15 एफ, इससे पहले लिख दीजिए पीछे, ठीक। अब यहाँ पे जोड़िए 0 5 तो ये आ गया हमारा, 3 ये हो जाएगा 5 5 10, 5 5 10, 10 और 3 13 और 13 और 2 15 की 5 हाथ से लगी 1, तो 3 और 1 4, 4 2 6 और 6 और 1 7, तो इसका जोड़ आएगा इतना। अब इसी प्रकार इसके जो क्या नाम है विद्यार्थियों की संख्या, इसको भी जोड़िए। तो यहाँ पे लिखो सिग्मा एफ बराबर, तो ये एफ है तो पहले एफ इधर लिख दीजिए ऐसे ही, इसको जोड़िए 6 6 12, 6 और 6 12, 12 10 22 और 22 5 27। तो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। अब देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है किताब में, देखिए अनसोल्ड में समांतर माध्य दे रखा है हमारा 25, तो यहाँ 25 लगा देंगे, 25 बराबर, और इसका मान दे रखा है 755 और प्लस 15 एफ और बटा इसका मान है 27 प्लस एफ। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे गुणा करा दीजिए, तो इसका इसमें करो तो इसका गुणा तो बहुत लंबा होगा यार। चलो भैया 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से लगी हमारी 7, 25 दूनी 50 और 7 57 इतना, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 25 एफ हो जाएगा बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 755 प्लस 15 एफ हो जाएगा। अब एक काम करो 575 उधर ले जाओ और 15 एफ उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 15 एफ 25 एफ माइनस 15 एफ और बराबर 755 और माइनस का 557 सॉरी 575। अब इसे घटाओ तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10 एफ और इधर बचेगा 0 और 15 मतलब 7 गए 8, इतना बचा हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों 0 से 0 कट गया तो एफ बराबर हमारा 18 निकल के आया। मिला हुआ आंसर 18 है कि नहीं है? इसमें आंसर भी नहीं दिया यार। चलो ठीक है, हमारा आंसर 18 ही है और ये किताब का ही सवाल। चलो आपको दिखा दें एक बार हम, तो बस प्यारे बच्चों उसका आंसर यही होगा, ठीक है। आंसर नहीं दिया है, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 कैसे करते हैं वो देखना। तो प्रश्न नंबर 22 का 4 है, तो इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हमने टेबल बना ली है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, ठीक। इसी के सामने लिख दो F1 और इसके ऊपर लिख दो F0 और इसके नीचे लिख दो F2 और इसके सामने लिख दो L। तो प्यारे बच्चों ये मान मिल गए। L का मान 60 है, F1 का मान 12 है और F0 का मान 10 और F1 का मान 6 है। अब इसके बाद यहाँ पे कितने कितने का अंतर, 20-20 का अंतर है, तो बेटा H बराबर आपका हो जाएगा 20। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये सूत्र होता है। अब इसमें मान लगा दीजिए। तो देखो L का मान कितना है, L का मान 60 है, यही वाले मान ये 3 मान रखे जाएंगे और ये मान रखे जाएंगे। तो L का मान कितना है 60 है और प्लस F1 का मान 12, F2 का मान 10 बटा 2 गुणा F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 फिर माइनस F2 का मान 6 और H का मान 20 है। तो ये 60 प्लस ऊपर बचेगा हमारा 8, 8 क्यों 2 बचेगा यार, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और ये माइनस का 16 हो जाएगा और गुणा में 20, तो आपका हो जाएगा 60 प्लस 2 बटा यहाँ बचेगा 8 और 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा ना,
और गुणा 20। अभी 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो आपका निकला है ये 60 और प्लस 5, अंदर एक बचा हुआ ना, ये 5 बार है तो 5 एकन 5, तो 60 प्लस 5 तो कितना निकलेगा 65। ये इसका आंसर आ गया। देखो आंसर है या नहीं ये भी, हाँ ये 4 चम्मच आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, प्रश्न को देखिए एक बार। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 23। 23 को कैसे हल करेंगे देखना। तो भैया प्रश्न नंबर 23, तो यहाँ पे दे रखा है 3/x प्लस 2/y बराबर 11। अब इसके बाद है यहाँ पे 4/x माइनस 5/y बराबर 7। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो 5 यानी कि अंश, देखो हर तो बराबर है, आपको अंश बराबर करना है। तो ये 5 है तो गुणा 5 यहाँ लगा दो, यहाँ पे 2 है तो गुणा 2 यहाँ लगा दो। इस 5 का गुणा ऊपर ही ऊपर होगा, तो देखो 5 तियो 15/x प्लस 5 दूनी 10/22 और 11 पन्ना 55, 2 चौकू 8/x माइनस 2 पंजे 10/22 और 2 सत्ते 14, दोनों कट गए। अब इसके हर समान है, 15 और 8 23 हो जाएगा, तो 23/x और बराबर, अब इसे घटाएंगे हम, नहीं जोड़ेगा, जब इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, 69 हो जाएगा ये। फिर 23 एकन 23 और 23 तिया 69 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/x बराबर बचेगा 3। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 कर लो, कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसके में, तो 3x बराबर 3 हो जाएगा, अरे सॉरी 1 हो जाएगा ना, इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे तो x बराबर 1/3, ये 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, और ये कौन सा आपका यही तो है। चलिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। अरे भैया x बराबर 1/3 निकला है, तो यहाँ पे 1 में रख दो, यहाँ पर ये वाला 1, तो देखो 3 और बट्टा x की जगह पे 1/3 प्लस 2/22 बराबर 11। और प्यारे बच्चों 3 जाएगा ऊपर, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9/1 प्लस 2/22 बराबर 11। अब ये 9 को उधर भेजेंगे तो 2/22 बराबर 9 माइनस, सॉरी 11 माइनस 9, तो 2/22 बराबर बचेगा 2। तो यहाँ से इसके नीचे कर लो, तो इसका इसमें तो 2y बराबर 2, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो y बराबर 1 निकल के आ गया। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए एक बार आप। और प्रश्न नंबर ये हमारा था 23। अब 23 का अथवा भी कराएंगे हम। चलिए इसको हटाएं हम, 23 को देखिए, 23 नंबर का अथवा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न x/y है हमारी, ठीक है, माना भिन्न हमारी x/y है। अब प्रश्न करा 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। तो प्यारे बच्चों अंश में 1 जोड़ दो, तो x प्लस 1/y और बराबर 1/3 हो जाती है। अंश में 1 जोड़ा तो 1/3 हो जाती है, गुणा करिए इसका इसमें 3x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा y। अरे इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, y को उधर ले आओ, 3 को उधर भेज दो, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद आगे क्या रहा है, 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। तो पहले भिन्न x/y माइनस हर में 1 कम कर दो तो 1/4 हो जाती है। अब इसका इसमें लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये आपकी शर्त नंबर 1 है, यहाँ पे ये शर्त नंबर 2 चालू हो गई थी आपकी, ठीक, शर्त नंबर 2 लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इसमें करो तो ये 4x बन जाएगा, इसका इसमें करो y माइनस 1 बन जाएगा, y को उधर ले आओ तो 4x माइनस y बराबर -1 की समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो यहाँ पे 3x माइनस y बराबर -3, अब ये 4x माइनस y बराबर -1, ठीक, ये रहा। तो प्यारे बच्चों दोनों माइनस और चिन्ह बदलने पड़ेंगे यहाँ पर, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस। देखो
जब यानी कब कटते हैं, जब एक प्लस और एक माइनस हो तभी तो कटेंगे, तो इसके चिन्ह बदलेंगे तभी प्लस माइनस होगा आपका। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपका कितना है, ये माइनस का 4x और ये प्लस का 3 है, तो माइनस का x बचेगा। इधर ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर 2 निकलेगा। ठीक है, इतना। अब यहाँ से क्या करें, इसका मान निकालेंगे अब हम। हमें तो लग रहा है यहीं पे गलत हो गया कहीं यार। ठीक, इतना सही हमारा, गलत नहीं है। अभी x का मान x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में 1 में लगा दीजिए। 1 में रखने पर x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 कहाँ हमारा, 1 भैया यही तो है, इसकी जगह 2 लगा दो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 भले 3 गुणा 2 और माइनस 3 गुणा 2 माइनस 22 और बराबर माइनस का 3। अब ये कितना 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 22 बराबर माइनस का 3। इस 6 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 22 बराबर माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस 22 बराबर माइनस का 9 निकलेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 22 बराबर हमारा बेटा 9 निकल के आएगा इतना। तो नई लाइन से लिखेंगे भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर हमारी है x बटा 22। अब x बाई के मान रख दो, x का मान कितना 2 है और y का मान 9 है, तो यही आपका आंसर निकल के आ गया। और जो इसमें सवाल दे रखा है, आंसर दे रखा है 5 बटा 12, वो आपका गलत है, तो ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अच्छा, एक काम करें, थोड़ा आप समझा दें, आप विश्वास नहीं होगा सर गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखिए 5 बटे 12 है, ध्यान समझना इसको। ठीक, 5 बटे 12 और एक आंसर हमारा 2 बटा 9 है। इसमें कौन सा सही वो आपको बता देना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़ दो, इसके अंश में 1 जोड़ो तो 1 बटा 3 होना चाहिए, अंश में 1 जोड़ो तो 1 बटा 3 होना चाहिए, तो इसमें 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 बटा 12। तो 6 का 6 दूनी 12, 1 बटा 3 कहाँ हुआ। अब इसमें 1 जोड़ो, तो इसमें 1 जोड़ो, 2 बटा 9 में 1 जोड़ो, तो 3 बटा 9 निकला। 3 1 3, 3 का 9, देखो 1 बटा 3 हो गया। पहली शर्त लग गई हमारी। अब इसके बाद दूसरी शर्त कहती है हर में 1 घटाओ। जब हर में 1 घटाएंगे तो 1 बटा 4 होना चाहिए, तो हर में 1 घटाओ, तो 5 बटा 12 है, तो हर में 1 घटाओ, तो ये 5 बटा 11 हुआ। 1 बटा 4 कहाँ हुआ। अब हमारा देखिए 2 बटा 9, इसमें 1 घटाओ, तो 2 बटा 8 हुआ, 2 1 2, 2 चौकू 8, तो 1 बटा 4 हो गया। ठीक है, तो जो ये वाला आंसर है वो गलत है, हमारा सही है। ठीक, वापस इनको पूरा देख लें आप, ये आपको कुछ नहीं करना है इधर वाला, इतना। चलिए भैया अगला देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 24। 24 कैसे करते देखना, पहले प्रश्न देख लें, इसके बाद हल कर रहे हैं हम इसको। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतने मीटर है। कैसे करेंगे देखना है इसको भैया। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 24 डालने हैं। तो ये एक हमारा भवन है, यानी एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर। तो बेटा ये हमारा एक मंदिर है ये, ठीक है, यानी कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कर लें 15 मीटर। और मंदिर के सिर से सड़क के दूसरी ओर, अब ये यहां से ये सड़क है हमारी और इसके दूसरी ओर एक भवन बना हुआ है, और भवन है वो मंदिर से ऊंचा है। ठीक, ये पटरी से लेने करनी है आपको बिल्कुल सीधी, यानी कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि भवन के शीर्ष से मंदिर के शीर्ष से और भवन के शीर्ष को देखा गया, तो इसका जो कोण है वो हमारा कितना 30 अंश है। तो इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो बेटा ये कोण बनेगा हमारा 30 अंश का। फिर आगे, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अब इसका अवनमन कोण, ये अवनमन कोण देखो, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, तो ये कोण बनेगा 45 अंश। तो यहाँ पे हो गया A B C D और ये E। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC एक मंदिर है, BC एक
मंदिर है यार, गलत लिख दिया क्या हमने, ये मंदिर है। ठीक, BC एक मंदिर है तथा AE एक भवन है। तो मैं यहां पे सिद्ध करना है AE यानी भवन की ऊंचाई है, यानी कि सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई इतनी है, AE बराबर 5 और कोष्टक में 3 प्लस √3, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाली दूरी x कर लें और ये वाली भी दूरी हमारी x होगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, और बेटा ये वाली दूरी हमारी h है, जब ये हमारी 15 तो ये भी हमारी 15 ही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45, ये लंब बटा आधार होता है 15/x हो जाएगा, 15/x। ठीक है, तो tan 45 का मान 1, तो 15/x। अरे tan लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये बन जाएगा। तो इसके नीचे 1 करेंगे तो x बराबर हमारा 15 मीटर निकलेगा, इतना। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज हमें ये वाला लेना है, ऊपर वाला छोटा वाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में तो यहाँ पे tan 30, ठीक है, और tan 30 लंब बटा आधार यानी कि h/x हो जाएगा। अब x का मान 15 निकाल चुके हैं और इसका मान √3 होता है, तो h और बटा इसका मान कितना है, 15 है, तो 15 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसका गुणा करा दो, इसका इसमें, तो √3h बराबर 15। अब हम 15 को लिख सकते हैं या √3 का भाग लगा दो, तो h बराबर 15/√3। इसका यहीं पे परमेगढ़ कर दो, तो √3/√3, तो बेटा हमारा हो जाएगा 15/√3 और बटा ये 3 बन जाएगा, 3 × 3 3 × 5 15, तो h बराबर निकलेगा 5/√3, इतना। अब हमें भवन की ऊंचाई चाहिए, ये वाली भवन की ऊंचाई, ये वाली बेटा ये कितनी है, AE है ना पूरी, AE। तो लिखेंगे AE बराबर AD और प्लस DE, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अरे भैया ये AD है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो AD और प्लस H, तो AD का मान 15 है और DE का मान H है, तो 15 प्लस H का मान कितना निकाला, 5/√3 निकाला, 5/√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लो। जब यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे रह जाएगा √3, यही आपका आंसर आ गया मीटर। ठीक है, यानी कि 5 और कोष्टक के अंदर 3 प्लस √3 मिलाइए। एक बार इसको आंसर देखिए, पूरा कर लो। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। हमारा प्रश्न नंबर 24 का अथवा है। ठीक, 24 का अथवा ऐसे कैसे करें देखना। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी मीटर। कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, भवन के शीर्ष से यानी भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले बनाएंगे एक भवन। ठीक, ये भवन है, यानी भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब जो स्तंभ होगा थोड़ा पटरी से बनाना आपको, ये सब सामान पटरी से लाने खींचनी है आपको। ठीक है, ये बेटा हमारा भवन है और ये हमारा स्तंभ है। तो भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण हमारा है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया, तो ये हमारा 60 अंश है। इसको यहां से मिला देंगे ये। ठीक, ये जो कोण बनेगा यहाँ पर हमारा वो 60 अंश बनेगा। अब इसको यहां से ऐसे मिला देंगे हम।
तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा 60 अंश है। एक बार फिर समझिए, भवन के शीर्ष से, ये हमारा एक भवन है और ये स्तंभ है, भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, तो यानी ये कोण बना हमारा 60 अंश का। और भवन के शीर्ष से, अब भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण, अब ये ऊपर से नीचे तरफ देखा जा रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, उसने इस भवन की चोटी पर बैठा है, उसने देखा स्तंभ का शीर्ष, ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपका उन्नयन कोण बनता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे अब हम, तो ये वाला जो कोण बनेगा हमारा कितने का है, ये कहाँ चला गया, 45, यानी ये 45 का हमारा। जब प्यारे बच्चों ये 45 का तो ये भी 45 का ही होगा। चित्र बनके हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है, जो स्तंभ की ऊंचाई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है वो 40 मीटर है हमारी, इतनी, यानी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है वो हमारी 40 मीटर है। तो ये भवन की ऊंचाई मान ली हमने h है, ठीक। जब ये h है तो ये कितनी होगी, h होगी, और ये कितनी बचेगी, तो आपकी 40 माइनस h बचेगी ये वाली। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे A B C D और ये E। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा हम, माना BC एक भवन है तथा AE एक स्तंभ है, AE एक स्तंभ है, ठीक। और सिद्ध करना है हमें, इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BC, यानी BC बराबर ज्ञात करना है हमें 20√3 - 1, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए भैया यहाँ पे कैसे करेंगे थोड़ा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, और ये वाली दूरी बेटा हमने x कर ली, ये वाली दूरी x है तो ये वाली भी दूरी हमारी x है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो tan 45, tan 45, tan लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी h बटा x। जब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, tan 45 का मान 1 तो h बटा x, तो बेटा यहाँ पर इसके लिए चेक करेंगे तो x बराबर हमारा h हो जाएगा, तो x बराबर h, इतना। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा और आगे हल करेंगे इसको हम। अब समकोण त्रिभुज ऊपर वाला लेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज CDE में, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे tan 60, tan 60 तो लंब बटा आधार, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो 40 माइनस h, ये 40 माइनस h लिखा हुआ यहाँ पे, और बटा x। अब इसका मान √3 होता है, तो √3 बराबर 40 माइनस h, और x का मान कितना है, x का मान देखो h है, तो x की जगह पे h लगा दीजिए यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें करो तो √3h बराबर 40 माइनस h। अब बेटा h को उधर ले आओ, जब h को उधर लाएंगे तो √3h प्लस का h बराबर 40 हो जाएगा। अब यहाँ से h कॉमन लेंगे, जब h कॉमन लेंगे तो √3 + 1 बराबर 40 बचेगा। अब इसका लगाएंगे भाग, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 + 1। अब यहीं भी इसका हर का परमीकरण करेंगे, तो √3 - 1 और √3 - 1, तो ये ऊपर हो जाएगा 40 √3 - 1, और ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, इस प्रकार। तो आपका हो जाएगा 40 √3 - 1, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा आपका 40 √3 - 1 और बटा 2, 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो आपका यहाँ पर बचा हुआ है जो h का मान निकला है 20 √3 - 1। बस प्यारे बच्चों आपको यही आंसर निकालना था, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, स्टार्टिंग से देखें, यहाँ से वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करें यार। भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, आप सब्सक्राइब लाइक का कोई रुपया नहीं लगता है,
बताओ, इतने व्यूज आते हैं फिर भी बच्चे लाइक नहीं करते, पता नहीं। चलो देख के चले जाते, ये गलत बात है भाई। वीडियो को लाइक कर लिया करें आप। चलिए, आपके लाइक से हमारा बेटा हौसला बढ़ता है। आप लाइक, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक, हमारा वीडियो बनाने में मन लगता है बहुत, लेकिन आप लाइक ही नहीं करते हो। चलो भैया, आपकी इच्छा, करो या ना करो। अब प्रश्न नंबर 25 देखिए, कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर 25 है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कैसे करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर परिचित तो थोड़ा बना के समझा दें हम आपको। अर्धगोला है ये, ठीक है, और अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ये शंकु अध्यारोपित है, ठीक है आपका ये। तो दोनों के वक्रपृष्ठ हमारे बराबर है। तो हमने आपको बताया होगा, जब कोई भी आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 25 नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक। अब यहाँ पे दोनों के वक्रपृष्ठ कैसे हैं, दोनों के वक्रपृष्ठ बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, ये एल है तो एल की जगह पर सूत्र लगा देंगे हम। तो यहां से जब हल करेंगे इसको, देखो पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर से चली जाएगी। तो यहाँ पे एल बचा हुआ, तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है आपका √h² प्लस r स्क्वायर, यही तो होता है। और यहाँ पे 2r बचा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका अंडर हट जाएगा भैया। तो h² प्लस r² बराबर ये हो जाएगा 2r का होल वर्ग, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा, एक काम करें, इसको आगे लिख लें हम, इसका चलो पहले यही करिए, h² प्लस r², और ये हो जाएगा 2 दूनी 4r², इस प्रकार ये। अब यहाँ पे r² को उधर भेज दो, तो h² बराबर हो जाएगा r² माइनस r, यानी 4r² माइनस r²। तो h² बराबर हो जाएगा 3r², इतना। अब प्यारे बच्चों, हमें जो निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना, इसका मान निकालना है r/h का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एक काम करिए, इसको उधर लिखें, इसको उधर लिख दें। तो यानी आपका हो जाएगा 3r² बराबर h²। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे गुणा में 1 होता है, ठीक, गुणा में 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये h² इसके नीचे आएगा, तो r² बटा h² हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, और ये 3 इसके नीचे जाएगा, ठीक। गुणा वाली चीजें भाग में जाती हैं, ये गुणा में है तो ये भाग में आएगा, इधर ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं r/h का होल वर्ग, ये लिख सकते हैं, बराबर 1/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो r/h बराबर, और 1 पे अंडू लगता नहीं है, 1 पे अंडू लगेगा नहीं, तो 1/√3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर निकल के आएगा, r/h बराबर 1/√3, ठीक। ये प्यारे बच्चों आंसर निकल के आ गया। चलिए भैया, एक बार प्रश्न को दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर चाहो तो चित्र में दर्शा भी सकते हो, ये इसकी एल है और ये एच है और ये आर है। चलो प्रश्न को देखो एक बार, इसके बाद इसका 25 का अथवा देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भाई। अब इसके बाद है इसका 25 का अथवा, इसे कैसे करेंगे देखना। 25 का अथवा
तो यहाँ पे दो संख्याओं का मासा, देखो दिखा दें प्रश्न आपको हम, यानी दो संख्याओं का मासा 23 है, इनका लासा 1449 है, तो एक संख्या इतनी दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे मासा बराबर, यानी सूत्र होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। अब इसका मासा कितना 23 है, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब लासा कितना है, इसका लासा है 1449 है, ठीक। और पहली संख्या कितनी है 161, और दूसरी संख्या हमें पता नहीं। अब यहाँ पे कटापटी कर दीजिए, देखिए। तो प्यारे बच्चों 7 23 एकन 23 और 23 सत्ते इतना होता है हमारा, ठीक है 161। 23 एकन 23, 23 सत्ते 161। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, बाकाई बिंदु 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर 207, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना प्यारे बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।